मुमकिन है कि आप दिलजीत दोसांझ की फिल्म सतलुज ना देख पाए हों, लेकिन हम आप तक उस दौर की वो कहानी जरूर पहुंचाएंगे। पंजाब के नामालूम कितने घरों की चौखटों पर हजारों माएं बूढ़ी हो गई, इस इंतजार में कि एक दिन उनका पुत्र घर लौटेगा। पिताओं की आंखें पथरा गई और हर गुजरते साल उम्मीद की रोशनी धुंधली होती गई। 90 के दशक में छाए ऐसे ही अंधेरे को चीर कर निकली थी एक रोशनी, जिसका नाम था जसवंत सिंह खालड़ा। वो शख्स जो मौत का परवाना जेब में लेकर घूमता था, जिसे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। परवाह थी तो एक ऐसे सच को सामने लाने की जिस पर उन्हें पूरा यकीन था। नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल स्टोरीज विद मुनीश देवगन। करीब 3.5 साल तक सेंसर में उलझने के बाद एक फिल्म बिना कट रिलीज होती है और महज 48 घंटे के अंदर हटा भी ली जाती है। फिल्म का नाम है सतलुज, जिसे पहले पंजाब 95 के नाम से सेंसर बोर्ड को भेजा गया था। इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं असल जिंदगी के उस किरदार की जिसकी कहानी पर यह फिल्म बनी है। पीढ़ियां बदल गई, वक्त के साथ याददाश्त धुंधली हो जाती है, लेकिन इतिहास के कुछ हिस्से भुलाए नहीं भूलते। जैसे पंजाब में 90 का दशक। आज के युवाओं को हो सकता है 1984 की कहानियां पता हों, लेकिन 90 के उस दौर की कहानियां भी उतनी ही जरूरी हैं। पंजाब में चरमपंथ को खत्म किया जा रहा था। 1993 में जारी पुलिस आंकड़ों पर नजर डालें तो 1992 में पंजाब में 2000 से ज्यादा चरमपंथी मारे गए। लेकिन इस बीच एक और बात थी जिसकी चर्चा जोरों पर हो रही थी। पंजाब के हजारों नौजवान अचानक गायब होने लगे। वो घर से निकलते तो सही, लेकिन कभी घरों को लौटते नहीं थे। सच क्या था कोई नहीं जानता था। साल था 1994। जसवंत सिंह खालड़ा उन दिनों एक बैंक के लोन डिपार्टमेंट में काम करते थे। नौजवानों के गायब होने की खबरें उन तक पहुंच रही थी और वो इसे लेकर काफी परेशान थे। उन्हीं दिनों पुलिस ने जसवंत के दोस्त दारा सिंह को गिरफ्तार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद पता चला कि दारा सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। जसवंत ने ठान लिया कि उन्हें सच का पता लगाना है। उन्होंने खुद केस की तफ्तीश शुरू की और ये तहकीकात उन्हें लेकर गई अमृतसर के दुर्गियाना मंदिर के शमशान घाट तक। पता चला कि दारा सिंह का अंतिम संस्कार लावारिस लाश के तौर पर किया गया है। जसवंत सिंह समझ गए कि यहाँ बात सिर्फ उनके दोस्त दारा सिंह तक सीमित नहीं है। उन्होंने तय किया कि वो मामले की तह तक जाएंगे और इसके लिए जो कुछ करना पड़े वो सब करेंगे। रिड्यूस टू एशिज किताब के मुताबिक जसवंत ने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया और अमृतसर के करीब पट्टी के शमशान घाट में पहुंचे। वहां उन्होंने शवों के लिए खरीदी जाने वाली लकड़ियों का रिकॉर्ड देखा तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। सैकड़ों की संख्या में लावारिस लाशों के लिए लकड़ियां ली गई थी। तफ्तीश आगे बढ़कर तरन तारण शमशान घाट तक पहुंची और यहां भी उन्हें कमोवेश यही हाल देखने को मिला। जसवंत सिंह अपनी तहकीकात करते रहे। इस दौरान उन्होंने अमृतसर के जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार ऑफिस के रजिस्टर की पड़ताल की और सारे तार धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़ते गए। अंत में जो तस्वीर बनी वो सब कुछ बदलने वाली थी। 16 जनवरी 1995 यही था उस धमाके का दिन जिसने पंजाब में बवंडर ला दिया। चंडीगढ़ में अकाली दल के मानवाधिकार संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खालड़ा उस वक्त संगठन के महासचिव थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया गया कि पुलिस ने दुर्गियाना शमशान घाट में 2000, तरन तारण में 700 और पट्टी में 400 लाशों को लावारिस बताकर अवैध तरीके से अंतिम संस्कार किया है। संगठन ने आरोप लगाया कि पुलिस ने अपने ही नियमों के खिलाफ जाकर काम किया है। पंजाब पुलिस रूल्स 1934 का नियम कहता है कि जांच अधिकारी को शव की डिस्क्रिप्शन लिखना चाहिए, उंगलियों के निशान और तस्वीरें लेनी चाहिए, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा था। संगठन ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। आरोप ये भी लगे कि कुछ पुलिस वालों ने प्रमोशन के लिए फर्जी इनकाउंटर किए। रिड्यूस टू एशिज किताब के मुताबिक 2 दिन बाद ही 18 जनवरी 1995 को पंजाब के उस वक्त के डीजीपी और सुपर कॉप कहे जाने वाले केपीएस गिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जगह अमृतसर। गिल ने खालड़ा के सभी आरोपों और दावों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि गायब हुए लोग फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विदेश चले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई पंजाब में चरमपंथ को फिर से जिंदा करना चाहती है। अब यह मामला खालड़ा बनाम गिल होने लगा था, क्योंकि अगले ही दिन यानी 19 जनवरी को जसवंत सिंह खालड़ा ने फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि गिल जिस जांच की बात कर रहे हैं उसका सबूत सामने रखें।
कहा जाता है इसके बाद ही जसवंत सिंह खालड़ा पर पुलिस का शिकंजा कसने लगा। उन पर हर वक्त नजर रखे जाने लगी। घर पर धमकी भरे कॉल्स आने लगे। इसी साल 27 फरवरी को खालड़ा ने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा सरकार अगर उन्हें मार भी देगी तो 25,000 लावारिस शवों का मुद्दा खत्म नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इंसाफ के लिए लड़ते हुए अगर उन्हें मार भी दिया जाता है तो इसके लिए केपीएस गिल और तब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को जिम्मेदार ठहराया जाए। मार्च और जुलाई 1995 में खालड़ा ने इंग्लैंड, कनाडा और अमेरिका की यात्राएं की ताकि वो उस वक्त के पंजाब में मानवाधिकार के मुद्दों को दुनिया तक पहुंचा सकें। इसका असर भी हुआ और ये मुद्दा वाकई अंतर्राष्ट्रीय मंच तक पहुंचा, जिसका नतीजा ये हुआ कि पंजाब में सरकार पर दबाव बढ़ने लगा। अदालतों में याचिकाओं की तादाद भी बढ़ने लगी। लोगों में अपनी आवाज़ उठाने का हौसला जाग गया। लेकिन जसवंत सिंह खालड़ा इस लड़ाई को और आगे बढ़ाते उससे पहले आ गया 6 सितंबर 1995 का दिन। आपको बता दें कि जसवंत सिंह खालड़ा ने सिक्योरिटी लेने से मना कर दिया था। सुबह करीब 9:30 बजे थे और खालड़ा अपनी गाड़ी धो रहे थे। तभी सादे कपड़ों में कुछ पुलिस वाले आते हैं और उन्हें उठा कर ले जाते हैं। और गायब नौजवानों के लिए आवाज़ उठाने वाला नायक एक दिन अचानक खुद गायब हो जाता है। उनका शव कभी नहीं मिला। लावारिस लाशां दा वारिस खुद लावारिस लाश बन जाता है। जसवंत सिंह की पत्नी की याचिका पर नवंबर 1995 में सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को यह मामला सौंपती है। सीबीआई जांच के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करती है और ट्रायल आगे बढ़ता है। 10 साल बाद यानी साल 2005 में कोर्ट ने पूर्व डीएसपी जसपाल सिंह और कांस्टेबल अमरजीत सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई। बाकी आरोपियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। एक पुराने वीडियो में जसवंत सिंह खालड़ा कहते हैं, जब हर तरफ अंधेरा हो तो एक दिया उस अंधेरे को चुनौती देता है। वो कहता है बाकी दुनिया का नहीं पता, लेकिन मैं अपने इर्द गिर्द रोशनी फैला कर रहूँगा। और उस एक अकेले दिए की हिम्मत से धीरे धीरे हर और उजाला फैलने लगता है। जसवंत सिंह ने हुकूमत से सवाल किए, सच के लिए लड़े और इतिहास के पन्नों में हमेशा रोशनी फैलाने वाले दिए की तरह अमर हो गए। रियल स्टोरीज में आप और कौन सी कहानियाँ किससे सुनना चाहते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जसवंत सिंह खालड़ा की कहानी पर आप क्या सोचते हैं, आप हमें ये भी बता सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।